मजबूर पतंग वाली। सज्जनपुर गांव में भीमा और सुनैना नाम का एक दंपत्ति रहता था। उसकी 15 साल की एक बेटी थी जिसका नाम पिया था। भीमा पेशे से एक पतंग व्यापारी था। वो अपने हाथों से रंग बिरंगी पतंगे बनाकर उन्हें दुकानों पर दिया करता था। उसे जो पैसे आते थे उससे उसके घर की दाल रोटी आसानी तौर से चल जाती थी। पिया 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। इसके अलावा वो पतंग बनाने में अपने पिता का हाथ बटाया करती थी। पिताजी, ये देखो, आपने जो मुझे पतंग बनाना सिखाया था, आज मैंने अपनी रचना से ये रंग बिरंगा इंद्रधनुष पतंग बनाया है। पिया के पिता उसकी बनाई पतंग देखकर सराहना करते हुए कहते हैं, अरे शाबाश पिया बेटिया, तूने तो अपने पिता से भी अद्भुत पतंग बनाई है। देखो सुनैना, पिया ने कितनी सुंदर पतंग बनाई है। दरअसल पिछले 5 वर्षों से सुनैना को रोग के बिछौने ने अपनी जकड़ में ले लिया था। जिस उम्र में पिया को माता पिता का पूरा प्यार मिलना था, उस उम्र में पिया में सयानों सी समझदारी समा गई। 3 साल बाद। पिताजी, ये लीजिए चाय। शुक्रिया पिया बिटिया। उस सुबह भीमा को पिया कुछ अलग सी दिखती है और वो खुद से कहता है, पिया अब सयानी हो चुकी है। अब मेरे पिता होने का फर्ज अदा करने की घड़ी आ चुकी है। उस सांझ भीमा अपनी बेटी पिया के सामने विवाह का प्रस्ताव छेड़ता है। क्या बात है पिताजी, आप किसी विशेष चिंता में हैं? सवेरे से आपका रुझान कुछ अलग ही मालूम पड़ रहा है। फिर आज आप पतंग बेचने भी नहीं गए? पिया बिटिया, अब तो पूरे 18 बरस की हो चुकी है। वक्त हो चला है कि तेरे हाथ पीले कर दूं। जानता हूं कि ये बात तेरी माँ को करना चाहिए था, मगर तेरी कोई पसंद है तो बेझिझक अपने पिता से साझा कर सकती है बिटिया। पिताजी, मेरे दिल में कोई नहीं। आप जिसको मेरे लिए पसंद करेंगे, मुझे वो मंजूर होगा। अगले रोज भीमा अपनी बेटी की खातिर रिश्ते तलाशने लगता है, जहां उसकी तलाश राजीव नाम के लड़के पर खत्म होती है, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत था। बिटिया, राजीव नाम है इसका, पटना का निवासी है, बड़े पैमाने पर काम करता है। तो इसके साथ बेहद सुखी रहेगी। कुछ दिन के पश्चात भीमा पिया की शादी राजीव से कर देता है, जिसके बाद वो दंपत्ति अपनी शादीशुदा जीवन की शुरुआत करते हैं। साल भर बाद ही पिया एक बेटी को जन्म देती है। उनका जीवन अच्छा कट रहा था। अब 6 बरस बीत चुके थे, मगर उनका खुशहाल जीवन जैसे नियति को उनकी खुशी रास नहीं आई। हुआ कुछ यूं कि राजीव जिस कंपनी में कार्यरत था, वहां चोरी हो गई और इल्जाम निर्दोष राजीव के सर मत्थे आ पड़ा। मिस्टर राजीव, यू आर अंडर अरेस्ट। मगर इंस्पेक्टर साहब, मेरा कसूर क्या है? इस कंपनी के ओनर मिस्टर स्वराज सहगल ने आपके खिलाफ FIR फाइल की है कि आपने इस कंपनी के भीतर बड़े पैमाने पर हेरफेर की है। पिया को जब यह पता चलता है कि राजीव सलाखों के पीछे है, तो वो पुलिस स्टेशन आती है। वो पुलिस वालों के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है, मगर कोई भी उसकी एक नहीं सुनता। उल्टे वो पिया के संग बेहद बेरुखी से पेश आते हैं। अगर अपने पति को इस हवालात से बाहर देखना चाहते हो तो पूरे 2 लाख का मुआवजा अदा करो। पिया टूटे मन से घर लौटकर कहती है, कहाँ से लाऊंगी आखिर मैं 2 लाख की बड़ी रकम? मेरे पास तो केवल यही 1,500-2 हजार रुपए बचे हैं। पिया को फूट फूट कर रोता देख उसकी बेटी अनिका कहती है, माँ, इतने कम पैसे से हम पिताजी को छुड़ा तो नहीं सकते, मगर एक उपाय है। 15 अगस्त आने वाली है, क्यों ना हम पतंग बनाकर उन्हें बेचें? तुम एकदम सही कह रही हो। पिताजी की बदौलत मैं पतंग बनाने में बेहद निपुण हूँ। उन पैसों से पिया पतंग बनाने का खूब सारा सामान ले आती है। अपनी माँ पिया को पतंग बनाता देख अनिका भी बेहद प्रेरित होती है और वो भी अपने नन्हे हाथ से पतंग बनाती है। कुछ ही पल में 100 पतंग बनकर तैयार हो जाती हैं। अगली सुबह दोनों एक संग पतंग बेचने निकल पड़ते हैं। वो पार्क, रेस्टोरेंट, यहाँ तक कि फुटपाथ पर घूम घूम कर पतंग बेचती हैं। रंग बिरंगी पतंग ले लो, लाल नीली पीली पतंग ले लो। शुरुआत में तो उनकी एक भी पतंग नहीं बिकती। फिर दोनों भरे बाजार में आकर पतंग बेचना शुरू करती हैं। कुछ युवा उस मजबूर माँ की पतंग खरीद लेते हैं। दोनों घर आकर पैसे गिनते हैं। दिन भर मौसम की मार झेलकर भूखे प्यासे रहकर भी केवल 50 रुपए की कम कमाई ही हो सकी है, यानी कि केवल 10 पतंग की ही बिक्री हुई है। मैं इतने में ही हिम्मत नहीं हार सकती।
अगली रोज पिया अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर तड़के सवेरे ही पतंग को बेचने निकल पड़ती है, जहां सड़क से गुजरते हुए उसे एक पार्क में अनेकों परिवार बैठे दिखते हैं। अरे वाह, यहाँ तो मेरी पतंग बिक सकती है। पतंग ले लो, पतंग, नीली पीली पतंग, 15 अगस्त की पतंग। साहिब, पतंग ले लो, सिर्फ 5 रुपए की एक पतंग है। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी पतंग, पता नहीं आ जाते हैं कहां से मुंह उठाकर। पिया उनकी बातें सुनकर आगे बढ़ती है और एक बार फिर बाजार में आती है, जहां उसकी टक्कर कार से उतर रहे सुखवीर नाम के एक शख्स से होती है। माफ करना साहिब। सुखवीर नम्र स्वभाव का व्यक्ति था। आप ठीक तो हैं? पिया की सारी पतंग बाजार के गड्ढों में पानी के बीच में गिरकर नष्ट हो जाती हैं, जिसके साथ उसकी आंखों से आंसू के फुहार बरस पड़ती है। अरे नहीं, मेरी सारी मेहनत पानी में बह गई। सुखवीर पतंग के पीछे छिपे पिया की मजबूरी को फौरन भांप जाता है, जिसके बाद पिया उसे अपनी मजबूरी की दास्तान सुनाती है। पिया जी, मैं एक बड़े तबके का पतंग व्यापारी हूँ। दरअसल मुझे 15 अगस्त के लिए 5000 पतंग बनवानी है, जिसके लिए मैं आपको 2 लाख रुपया दूंगा। साहिब, आप सोच भी नहीं सकते हैं, ये ऑर्डर मेरे पति को छुड़ाने का एक सुनहरा जरिया है। पिया घर लौटकर अपनी बेटी अनिका को बाजार में बीता सारा वृतांत कह सुनाती है और अनिका कहती है, अरे वाह माँ, ये तो सचमुच बेहद खुशी की बात है। हाँ गुड़िया, मगर हमको 15 अगस्त से पहले 5000 पतंग बनाकर पूरा करना होगा। दोनों मिलकर पतंग बनाना शुरू करती हैं। अनिका को आंख लग जाती है, मगर उसकी मजबूर माँ दिन रात एक करके पतंग बनाती है। वो न तो ऊँगती है न सोती है। उसकी आंखों में सिर्फ अपने पति को छुड़ाने की बड़ी आस थी, जो उसे पतंग बनाने के जरिए पूरा होती दिखाई पड़ रही थी। कुछ ही दिनों में 5000 पतंग बनकर तैयार हो जाती हैं। सुखवीर उसे 2 लाख की बड़ी रकम अदा करता है, जिससे वो अपने पति को 15 अगस्त से पहले छुड़ाकर घर ले आती है। पिया, मेरे मन में तब से एक ही बात खटक रही है, इतने पैसे तुम्हारे पास आए कैसे? पतंग बेचकर और बनाकर। पिया अपने पति को सारी बात बताती है। मेरे पीछे तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। हालात ने मुझे मजबूर पतंग वाली बनने पर जोर कस दिया। 15 अगस्त की सुबह पूरा आसमान पतंगों से रौनक हो रहा था। तभी सुखवीर उनके पास आकर कहता है, राजीव, अब आप क्या लेने आए हैं यहाँ पर? तुम्हारा गुस्सा जायज है, मगर मेरी भी आंखों में धूल झोंकी गई थी। तुम्हारे जेल जाने के बाद मैंने सभी स्टाफ की डिटेल्स निकलवाई, तो बड़ी चोरी मेरे मैनेजर मेहता ने कराई थी और ऐसे सबूत कायम कर दिया ताकि मेरी निगाह में सीधे तौर से तुम जाओ। मैं शर्मिंदा हूँ, तो मेरी कंपनी की शान हो, लौट आओ राजीव। अजी, बीती बातों पर मिट्टी डालिए। आज 15 अगस्त है, नए सिरे से शुरुआत करते हैं। पिया के हाथ हथियार बनकर न सिर्फ उसके पति जो जेल से रिहा करते हैं, बल्कि पतंग की नाई उसकी बुलंद सोच से राजीव के रोष को भी मिटा देते हैं। राजीव को पूरे मान सम्मान के संग उसका पद हासिल हो जाता है। उनका जीवन पूरी तरह से पटरी पर लौट आता है। अब पिया वो मजबूर पतंग वाली नहीं रह गई थी, वो काफी अमीर हो चुके थे, जिसके बाद वो 15 अगस्त के हर एक साल में गरीब बच्चों को मुफ्त पतंग प्रदान करती है। पतंगों की शौकीन चुड़ैल। अरे ये कैसा दिन है, सुबह से एक बार भी हवा नहीं चली है। मेरा मन कितना कर रहा है कि मैं पतंग उड़ाऊं, लेकिन अगर हवा ही नहीं होगी तो मैं पतंग कैसे उड़ाऊंगा? अरे भाई, पतंग उड़ाने के लिए हवा की नहीं, टैलेंट की जरूरत होती है। अभी देखो मैं तुम्हें पतंग कैसे उड़ाकर दिखाता हूँ। हरिया इतना कहते ही पतंग उड़ाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते उसकी पतंग आसमान में बहुत ऊपर उड़ने लगती है, जिसे देख केशव हरिया से कहता है, अरे वाह, क्या बात है, तुम्हारी पतंग तो आसमान में बहुत ऊपर तक उड़ रही है। काश ऐसी पतंग उड़ानी मुझे भी आती। अरे मैं पतंगों का तो बहुत बड़ा शौकीन हूँ, बचपन से यही काम तो मैंने किया है। अब देखना मैं दूसरों की पतंग कैसे काटूंगा। ऐसा कहकर हरिया पतंग काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी पतंग खुद ही कट जाती है, जिसे देखकर केशव और हरिया दोनों ही हैरान रह जाते हैं। तभी केशव कहता है, अरे हरिया भैया, देखो तुम्हारी पतंग कट गई। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी पतंग तो सबसे अलग थी और मेरी पतंग के पास तो कोई पतंग भी नहीं थी। तभी आसमान में काले रंग की एक पतंग उड़ती हुई दिखाई देती है, जिसके अंदर एक चुड़ैल का मुंह बना होता है। चुड़ैल के मुंह से आवाज आती है, मेरी पतंग के आगे यहाँ किसी की भी पतंग ऊपर नहीं उड़ेगी।
तभी अचानक से पतंग गायब हो जाती है और धीरे धीरे आसमान में जितनी भी ऊंचाई पर पतंगें उड़ रही थीं, चुड़ैल की पतंग उन सभी को काट देती है। जिसके बाद एक छत पर से चुड़ैल अपनी पतंग को उड़ाते हुए गांव के लोगों को दिखाई पड़ती है। अरे मेरे सामने तुम लोगों की पतंग कहाँ टिक पाएगी? इस पूरे गांव में मेरी जैसी पतंग कोई नहीं उड़ा सकता। मैं हूँ पतंग की शौकीन चुड़ैल, किसी को टिकने नहीं दूंगी। गांव के सभी लोग चुड़ैल को एक छत से पतंग उड़ाते हुए देख लेते हैं, जिसके बाद पूरे गांव में चुड़ैल का हाहाकार फैल जाता है और गांव के चारों कोनों में केवल चुड़ैल की ही बातें चल रही होती हैं। अरे भैया तुम्हें क्या बताएं, हमारे गांव में तो एक बहुत भयानक चुड़ैल है और वो चुड़ैल पतंग की इतनी शौकीन है कि सबकी पतंग काट देती है। आसमान में केवल उसकी भूतिया पतंग ही दिखाई देती है। अरे हाँ हाँ, सही कहा तुमने। मैंने खुद अपनी आंखों से उस चुड़ैल को देखा है, लेकिन वो चुड़ैल आई कहाँ से और हमारे गांव में कर क्या रही है? तभी वहाँ हरिया सिर खुजाता हुआ पहुंच जाता है, जिसे देखकर रामू और नंदू उससे कहते हैं, अरे हरिया भैया, कहाँ से दौड़े चले आ रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर इतना पसीना क्यों टपक रहा है भाई? अरे कहीं इन्होंने भी तो पतंग की शौकीन चुड़ैल को नहीं देख लिया? उन दोनों की बात सुनकर हरिया उनसे पूछता है, अरे अरे, ये पतंग की शौकीन चुड़ैल कौन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? तभी नंदू और रामू हरिया को गांव की पतंग की शौकीन चुड़ैल के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर हरिया उन दोनों से कहता है, ये क्या, मेरे होते हुए इस गांव में दूसरा पतंग का शौकीन कैसे हो सकता है? इस चुड़ैल की बच्ची को तो मैं देख लूंगा। इसका मतलब ये सब चुड़ैल ने ही किया था। चुड़ैल से तो मैं बदला लेकर ही रहूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अरे कैसी बातें कर रहे हो हरिया भाई साहब, भला तुम कहाँ चुड़ैल के सामने टिक पाओगे? वो एक चुड़ैल है और ऊपर से पतंग की शौकीन भी है, लेकिन तुम तो मामूली से आदमी हो, तुम कहाँ चुड़ैल का मुकाबला कर सकते हो? अरे अरे, तुम इन्हें ललकार रहे हो। हरिया भैया को तुम जानते नहीं हो कि हर साल पतंग के कंपटीशन में हरिया भैया ही जीता करते हैं। अरे मैं सब जानता हूँ, लेकिन चुड़ैल के आगे कोई नहीं जीत सकता। चुड़ैल के अंदर कितनी सारी शक्तियाँ होती हैं, क्या तुम लोगों को नहीं पता? अब तो चाहे कचू हो जाए, मैं चुड़ैल को हरा कर ही रहूंगा। हरिया रोज रोज अपनी पतंग उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन पतंग की शौकीन चुड़ैल बार बार उसकी पतंग काट देती है, जिसकी वजह से हरिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अच्छा, ये चुड़ैल ऐसे नहीं मानेगी, अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। जब जब हरिया की पतंग करती, तब तब हरिया को चुड़ैल एक छत पर से पतंग उड़ाते हुए दिखाई देती। इस बार जैसे ही हरिया की पतंग करती है, हरिया चुड़ैल को देखते ही उसे ललकारना शुरू कर देता है। अरे अरे चुड़ैल की अम्मा, अगर तुझे पतंग उड़ाने का इतना ही शौक है तो एक काम कर, मुझसे कंपटीशन लगा ले। अगर तू जीत गई तो मैं जिंदगी में कभी भी पतंग नहीं उड़ाऊंगा, लेकिन तू हार गई तो तुझे ये गांव हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा। गायब होने से पहले चुड़ैल हरिया की बात सुन लेती है, जिसके बाद चुड़ैल हरिया से कहती है, तू मुझसे कंपटीशन लगाएगा? क्या तुझे नहीं पता कि मैं पहले ही पतंग कंपटीशन में 100 मेडल ला चुकी हूँ? लेकिन कोई नहीं, तुझे हराकर मुझे बहुत मजा आएगा। कल ही हमारे गांव में हम लोग पतंगबाजी का कंपटीशन रखेंगे, जिससे ये साबित हो जाएगा कि हम दोनों में से सबसे ज्यादा पतंग का शौकीन कौन है। मुझे सब मंजूर है, तुम बस कल हारने की तैयारी कर लो। कल तो मैं ही जीतूंगी, मेरे अलावा इस गांव में कोई भी पतंगबाजी का शौकीन नहीं हो सकता। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ गांव के सभी लोग चुड़ैल और हरिया की पतंग कंपटीशन का इंतजार करते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गांव के सभी लोग पतंग कंपटीशन की तैयारी में लग जाते हैं, जिसके बाद एक तरफ एक छत पर हरिया खड़ा होता है, दूसरी तरफ चुड़ैल अपनी भूतिया पतंग के साथ खड़ी होती है। तभी गांव का एक छोटा सा बच्चा एक सीटी बजाता है, जिसके बाद दोनों अपनी पतंगों को उड़ाना शुरू करते हैं। आज तो मैं ही जीतूंगा और तुझे इस गांव से हमेशा के लिए भगा दूंगा। बिल्ली के सामने चूहा आखिर जीत कैसे सकता है? आखिर मैं बिल्ली चूहे को खा ही जाऊंगी। देखते ही देखते हरिया और चुड़ैल दोनों ही आसमान में पतंग को उड़ाने लगते हैं। दोनों की पतंग आसमान में ऊंचाई को छूने लगती है। तभी चुड़ैल अपने मन ही मन सोचती है, अगर ये जीत गया तो मुझे इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती, इसीलिए मुझे इसकी पतंग को काट देना चाहिए।
ऐसा सोचकर चुड़ैल अपनी भूतिया पतंग से हरिया की पतंग को काटने ही वाली थी। जैसे ही चुड़ैल की पतंग हरिया की पतंग से जाकर टकराती है, वैसे ही उसकी पतंग अपने आप आग की चपेट में जलकर राख हो जाती है। देखते ही देखते चुड़ैल भी अपने आप जलने लगती है और जलते हुए चुड़ैल कहती है, ये क्या, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मुझे धोखे से मारा है। मैं दोबारा जरूर आऊंगी और इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यही तो मैं चाहता था चुड़ैल। मैं पहले ही अघोरी बाबा के पास जाकर उनकी भभूति अपने पतंग पर लगवा कर लाया था, ताकि जैसे ही तू मेरी पतंग काटने की कोशिश करे तेरा सर्वनाश हो जाए। चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है, जिसके बाद गांव वालों को चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है और हमेशा की तरह इस बार भी हरिया कंपटीशन में विजेता होता है। बहू की विशाल पतंग। बलिहार गांव में रहने वाली सुनंदा का बेटा था रौनक। पति की आकस्मिक मृत्यु के बाद से सुनंदा ने जी तोड़ मेहनत करके बेटे को अकेले ही पाला पोसा था। तकरीबन 2 साल पहले शहर पढ़ने गया रौनक आज लौटने को था। पूरे 2 बरस बाद आज मेरा लाल मेरे घर लौटने को है। सुनंदा बेटे की पसंद का खान पान बनाकर दरवाजे पर खड़ी उसकी बाट जो रही थी। तभी उसे कुछ दूरी पर से रौनक आता हुआ दिखाई पड़ता है, मगर रौनक अकेला नहीं था, उसके संग आई थी श्रद्धा। सुनंदा बेटे की सूरत देखकर चहक उठती है। कितना कमजोर हो गया है मेरा बेटा, शहर में खाने को नहीं मिलता है क्या? चल आजा भीतर, चल पूरे हफ्ते भर घर चलाने जितना पैसा फूंक कर तेरी मनपसंद का पकवान बनाया है। माँ की बेरुखी देख रौनक के कदम मानो वहीं ठहर जाते हैं। वो हिचकते हुए कहता है, माँ इनसे मिलो। अरे कौन है ये शहरी लड़की? माँ ये मेरी बीवी और तुम्हारी बहू श्रद्धा है। ये सुनकर मानो सुनंदा के कदमों तले जमीन खिसक जाती है। उसके गुस्से का लावा फूट पड़ता है। नामुराद, इस दिन के लिए लोगों के घर बर्तन मांजकर तुझे पढ़ने शहर भेजा था ताकि तू प्रेम प्रसंग रचाए। बेटे के ब्याह को लेकर कितने अरमान होते हैं माँ के, सब खाक में मिला दिए। अरे सुनंदा, भली बहू शहर की है, मगर ये तो देख, पहनावे उड़ावे का सही ढंग लिहाज है बहू को। हाँ सुनंदा, अब खसियाकर कोनो लाभ नहीं। अरे अब खड़ी क्या है, भीतर चल। हास्य का पात्र बनना पसंद नहीं मुझे। आ जाते हैं मुफ्त की दलीलें देने। श्रद्धा पूरे घर की बागडोर को बखूबी संभाल लेती है। कुछ बरस रौनक गांव में ही रहकर कामकाज करता है, जिस बीच श्रद्धा 2 बेटियों की मां बन जाती है। फिर एक रोज रौनक को शहर से काम के लिए संदेश आता है, जिसके सिलसिले में वो शहर लौट रहा होता है, मगर ट्रेन हादसे में उसकी जान चली जाती है। ये खबर लिए निर्मला सुनंदा के पास आती है। अरे श्रद्धा बहू, सुनंदा बहन, गजब हो गया। अरे धरती फट गई, आसमान फूट पड़ा। क्या हुआ है निर्मला? अभी अभी समाचार में सुनने को आया है कि रौनक जिस ट्रेन में सवार था उसके साथ भारी दुर्घटना हुई, जिसमें सवार यात्री ने जान गंवा दी। उसमें रौनक का नाम भी शुमार था। पति को खो देने की खबर से श्रद्धा स्तब्ध रह जाती है। 10 दिन गुजर जाते हैं। घर की अवस्था बद से बदतर हो जाती है। ऐसे में सास के ताने श्रद्धा की मुश्किल को और ज्यादा बढ़ा रहे थे। मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक। मुझे बूढ़ी के बुढ़ापे का सहारा तो छीन लिया, अब क्या मेरी सांसें छीनकर सुख चैन पड़ेगा? एक दाना नहीं, भूख से बिलबिला रही हूँ, कुछ खाने को देगी? माँ जी, भंडार घर में एक दाना भी नहीं बचा, ऊपर से बनिए की दुकान का बकाया भी चुकता नहीं हुआ। मैं क्या करूं? करम जली, तू बस अपनी इन 2 बेटियों के संग जाकर डूब मर, ताकि बोझ कम हो। सास की जली कटी बातें सुनकर श्रद्धा बिलक बिलक कर रोते हुए कहती है, ये मंगलसूत्र मेरे किसी काम का नहीं, मगर इसे बेचकर मैं कोई काम शुरू कर सकती हूँ। 15 अगस्त भी पास है, क्यों ना मैं पतंग बनाकर बेचूं। मंगलसूत्र का मोल लगाकर श्रद्धा उन पैसे से पतंग बनाने का सामान और एक वक्त का राशन लेकर घर लौटती है और चूल्हे पर खाना चढ़ाकर साथ में पतंग बनाना शुरू करती है। तभी उनकी नन्ही बेटी पूजा और पिंकी कहती है, माँ, आप ये पतंग क्यों बना रही हैं? माँ, क्या ये सभी पतंग रंग बिरंगी हम उड़ाएंगे? नहीं बच्चों, इन पतंग को बनाकर बाजार में बेचेंगे। हम भी पतंग बनाने में आपकी मदद करेंगे। श्रद्धा की दोनों बेटियां सयानों की भांति पतंग बनाने में उसका हाथ बटाने लगती है। अगली भोर श्रद्धा उन पतंग को गांव बाजार में घूम घूम कर देर सांझ थकी मांदी घर लौट कर आती है, जहां सुनंदा तानों की बौछार करती कहती है, आ गई महारानी,
कितनी पतंग बेची? माँ जी, आज पहला दिन था, ज्यादा पतंग की बिक्री नहीं हुई। झूठी बदजात, साफ शब्दों में क्यों नहीं कहती कि पतंग बेचने की आड़ में देर सांझ तक रंगरलियां मना रही थी? माँ जी, ये आप मुझ पर कैसा लांछन लगा रही है? हर एक रोज सुनंदा कसाई सास के जैसे अपनी बहू पर तानों की ताड़ना बरसाया करती। श्रद्धा देर रात सबके सोने के बाद तक पतंग बनाती और तड़के सवेरे उठकर चूल्हा चौका निपटाकर पतंग बेचने निकल पड़ती थी। जैसे तैसे उसकी जीविका चल रही थी। एक रात श्रद्धा सोते हुए सपनों की गहराई में चली जाती है। आंख खुलते उसे सवेरा नजर आता है, जहां चारों ओर 15 अगस्त की बड़ी चहल पहल छाई हुई थी। श्रद्धा वो छत पर बैठी अपनी दोनों बेटियों के संग मिलकर एक विशाल बड़े पैमाने की पतंग का निर्माण कर रही थी। ये देख उसकी सास सुनंदा चौंकते हुए कहती है, क्यों री नास पीटी, इतनी विशाल पतंग किस भय से पहलवान के खातिर बना रही है? घड़ी भर का सब्र रखी सासू माँ, अभी सब कुछ पता चल जाएगा। विशाल पतंग के बनकर पूरा होते ही श्रद्धा अपनी दोनों बेटियों के संग मिलकर अपनी सास के दोनों हाथ विशाल पतंग में बांधकर कहती है, पूजा, पिंकी, जल्दी से इस विशाल पतंग को दोनों ओर से पकड़ लो और मेरे ढील देते ही पतंग छोड़ दो। चलिए माँ जी, आज आपको इस विशाल पतंग के संग स्वर्ग की सैर कराती हूँ। ये सुनकर सुनंदा की सांसें तेज गति के साथ दौड़ने लगती हैं और वो कहती है, अरे नहीं बहू, तेरी सास को स्वर्ग सिधारने की इतनी भी जल्दी नहीं। अरे अभी तो मैंने दुनिया भी नहीं देखी है। अरे मेरी प्यारी पोतियों, मुझे इस विशाल पतंग से छुड़ाओ। दादी माँ, आप इस विशाल पतंग में फब रही हैं। क्यों री सुनंदा, आसमान की सैर करके कैसा लग रहा है? अरे बहू, क्यों अपनी बूढ़ी सास की सांसें निकालने पर तुली है? अरे माँ जी, आसमान की सैर करना सबके भाग्य में नहीं होता। अभी तो इस विशाल पतंग को परवान चढ़ना है। मैं भली तरह जानती हूँ कि तुम मुझसे बाकी दिनों का बदला निकाल रही हो। दादी को इस विशाल पतंग के साथ उड़ता हुआ देखकर मुझे एक जबरदस्त गाना याद आ गया। तो फिर गाओ। उड़ी उड़ी जाए, दादी पतंग में बंधी उड़ी उड़ी जाए। दीदी रे भैया, अनिल जी, इस पतंग को ढील दो। नहीं नहीं बहू, गलती से भी पतंग को ढील मत दियो। अब तेरी इस मसलूब सास की सांस तेरे हाथ में इस चरखी में कैद है। श्रद्धा अपनी सास को विशाल पतंग में आसमान में उड़ाने लगती है। पूरा गांव अपनी छतों पर, मचान इत्यादि पर चढ़कर सुनंदा पर हंस रहा था। तभी निर्मला तेज स्वर से विशाल पतंग के बीच बंधी उड़ रही सुनंदा से कहती है। सुनंदा को पतंग में बंधा देख पूरा गांव हंसी ठिठोली कर रहा होता है। तभी किशोर कहता है, अरे श्रद्धा बहू, हम तो कहते हैं कि ससुरी सुनंदा के सास ये विशाल पतंग के डोर के साथ काट डाल। अरे नहीं नहीं बहू, माना कि तेरा नाम श्रद्धा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी सास को ही इस विशाल पतंग के साथ सदा के खातिर श्रद्धांजलि अर्पित कर दे। श्रद्धा गुस्से में विशाल पतंग के बीच बंधी सास को हवा में इधर उधर लहराती है कि एकाएक एक दूसरी पतंग श्रद्धा की विशाल पतंग को काट देती है, जिसके साथ सुनंदा अर्श से फर्श पर आ गिरती है कि एकाएक श्रद्धा का सपना टूट जाता है। वो पूरी तरह पसीने से तरबतर होती है। शुक्र है, सब कुछ एक सपना था। उसी पल रोते हुए श्रद्धा अपनी सास के पास आकर उसके पांव पर सिर रखती है कि सुनंदा जाग जाती है। अरे क्या हुआ, तू इतनी डरी सहमी हुई क्यों लग रही है? वो रोते हुए अपनी सास को विशाल पतंग का सारा वृतांत कह सुनाती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो आपके संग सपने में किया, वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। श्रद्धा का खुद के लिए प्रेम भाव देखकर सुनंदा पिघलते हुए पछतावा जाहिर करते हुए कहती है, अरे बहू, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने तुझे कितना सताया। शहर की होकर भी तूने खुद को मेरे खातिर हर एक सांचे में ढाला। दोनों सास बहू सभी गिले शिकवे भूलकर 15 अगस्त के दिन नई शुरुआत करती हैं और नए सिरे से साथ मिलकर पतंग बनाने लगती हैं, जिसके साथ सास बहू की जीवनी आसान हो जाती है। भिखारी लड़का और उसकी सबसे बड़ी सोने की पतंग। ढोलकपुर नाम का एक छोटा सा शहर था, जहां बबलू नाम का एक लड़का रहता था। बबलू एक अनाथ लड़का था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो सड़कों पर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। कुछ पैसे वाले लोग उसे अक्सर गालियां देकर चले जाते थे।
बबलू दिन भर मार्केट और सड़कों पर भीख मांगता रहता था और रात को सड़क के किनारे सो जाता था। उसका एक दोस्त भी था जो शहर के दूसरे इलाके में भीख मांगता था। एक दिन बबलू सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा था, तभी वहाँ से एक लड़की निकलती है। वो लड़की बहुत ही अमीर लग रही थी। उसने जीन्स पहन रखी थी और आंखों में चश्मा लगा रखा था। उस लड़की को देखते ही बबलू उसके पास पहुँच जाता है और कहता है, मेम साहब कुछ पैसे दे दीजिए, ऊपर वाला आपको सलामत रखे। लड़के को देखकर वो लड़की अपने मुंह पर रुमाल रख लेती है और कहती है, मुझसे दूर रहो, छी छी, कितनी बदबू आ रही है। अब तो सड़क पर निकलना भी मुश्किल हो गया है। इन भिखारियों ने तो जीना हराम कर दिया है। इतना कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। बबलू निराश होकर वहीं खड़ा रह जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, पर वो खुद को संभाल लेता है क्योंकि बबलू को ऐसे ताने सुनने की आदत हो चुकी थी। रोज कोई न कोई सुनाकर चला ही जाता था। थोड़ी देर बाद एक और लड़की वहाँ से गुजरती है और बबलू उससे भीख मांगने लगता है और कहता है, दीदी कुछ दे दो ना, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। लेकिन वो लड़की उसे इग्नोर करके चली जाती है। बबलू पूरे दिन भीख मांगता है पर उसे एक भी रुपए नहीं मिलते। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और बबलू को जोर से भूख लगती है, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो ऊपर देखने लगता है और कहता है, भगवान कुछ करो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने सुना है आप तो गरीबों की मदद करते हैं, तो फिर मेरी मदद करो ना। उस भिखारी लड़के की बात बगल में बैठा एक भिखारी आदमी सुन रहा था। वो आदमी हंसने लगता है और कहता है, बेटा, भगवान कुछ नहीं होता, केवल पैसा ही भगवान है। तब वो भिखारी लड़का बबलू से कहता है, ये क्या कह रहे हैं चाचा, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, वो हमारी पुकार जरूर सुनेगा। तब वो आदमी कहता है, बेटा, ऊपर वाला तो केवल अमीर लोगों की सुनता है, अपनी कहाँ सुनेगा। इसके बाद बबलू अपने दोस्त के पास चला जाता है क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी और भीख मांगने में आज उसे कुछ भी नहीं मिला था। उसका दोस्त हमेशा उसकी मदद करता था। वो कई बार भीख मांगकर अपने पैसों से बबलू को अच्छा खाना खिलाता था। बबलू अपने भिखारी दोस्त के पास पहुंच जाता है। उसका दोस्त सड़क के किनारे बैठकर खाना खा रहा था। बबलू को देखते ही वो कहता है, अरे बबलू, इतनी रात को तुम यहाँ कैसे? तब बबलू उसे बताता है, आज भीख मांगने पर एक भी रुपए नहीं मिला और मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा और कौन है? बबलू की बातें सुनकर उसके दोस्त की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बबलू को गले लगा लेता है और उसके बाद दोनों मिलकर खाना खाते हैं और वहीं सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। इसके बाद समय बीतता गया और सावन का महीना शुरू हो गया। बरसात के महीने में बबलू को बहुत दिक्कत होती थी। वो दिन भर बरसात में भीगकर सड़क पर भीख मांगता रहता था। इसके बाद अगस्त का महीना आ जाता है। अब तो दिन रात पानी बरसता रहता है और बबलू को रात भर जागना पड़ता था। 2 दिन बाद 15 अगस्त आने वाला था। बबलू अपने जमा किए हुए कुछ पैसों से छोटे छोटे रंग बिरंगे गुब्बारे और तिरंगा झंडा खरीद लेता है और सड़क पर बेचने लगता है। दिन में बबलू जब सड़क के किनारे बैठकर गुब्बारे बेच रहा था, तभी एक कार से एक महिला नीचे उतरती है और बबलू के पास आकर पूछती है, बेटा, ये गुब्बारे कितने के हैं? तब बबलू कहता है, मेम साहब, एक गुब्बारा 5 का है। वो महिला बबलू की तरफ देखने लगती है और थोड़ी देर बाद पूछती है, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? तब बबलू उदास होते हुए कहता है, मेम साहब, मैं अनाथ हूँ और सड़कों पर भीख मांगकर जिंदगी का गुजारा कर रहा हूँ। इसके बाद वो महिला अपनी गाड़ी से कुछ मिठाई के डिब्बे और तोहफे बबलू को देकर वहाँ से चली जाती है। मिठाइयाँ पाकर बबलू बहुत खुश होता है और तुरंत अपने दोस्त के पास पहुँच जाता है। देखो ना, आज एक मेम साहब ने मुझे बहुत सारी मिठाइयाँ दी। इसके बाद दोनों दोस्त मिलकर मिठाइयाँ खाते हैं। बबलू वापस अपने इलाके में आ जाता है और अपने गुब्बारे बेचने लगता है। रात होते होते उसके सारे गुब्बारे बिक जाते हैं। रात को जब वो वापस आ रहा था तो रास्ते में एक पेड़ के ऊपर कुछ चमक रहा था। बबलू कहता है, इतनी रात को इस पेड़ के ऊपर भला क्या चमक रहा है? मुझे जाकर देखना चाहिए। बबलू पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और उस चमकदार चीज को लेकर नीचे उतरता है। अरे, ये तो एक पतंग है, लेकिन ये देखने में बहुत बड़ी लग रही है
और भारी भी है। शायद किसी बच्चे की पतंग टूटकर यहाँ आ गई होगी। इतना कहकर बबलू वो पतंग लेकर अपने अड्डे पर आ जाता है और उस पतंग को अपने सिर के नीचे रखकर सो जाता है। अगली सुबह बबलू जब सोकर उठता है तो बहुत सारे लोग एक रैली निकाल रहे थे और 15 अगस्त अमर रहे, जय हिंद जय भारत के नारे लगा रहे थे। बबलू समझ जाता है कि आज 15 अगस्त है। बबलू अपनी पतंग लेकर हाईवे के किनारे पहुंच जाता है। वहां पर उसे बहुत सारे लोग मिठाइयाँ देते हैं। बबलू अपने मन में कहता है, आज तो 15 अगस्त है और आज तो मुझे भीख मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज बहुत सारा खाना भी मिलेगा और मैं अपनी पतंग भी उड़ाऊंगा। बबलू जी भर कर मिठाइयाँ खाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो बहुत दिनों से भूखा बैठा हो। इसके बाद बबलू एक स्कूल के सामने पहुंच जाता है जहां पर उसे बहुत सारे खाने के पैकेट मिलते हैं। बबलू की तो आज निकल पड़ी थी। स्कूल में झंडा फहराने के बाद सभी बच्चे अपनी अपनी पतंग उड़ाने लगते हैं। बबलू एक बच्चे के पास जाता है और उससे कहता है, भैया थोड़ा सा धागा मुझे भी दे दो, मेरे पास पतंग तो है पर मेरे पास धागा नहीं है। वो बच्चा बहुत सारा धागा बबलू को दे देता है। इसके बाद बबलू भी अपनी पतंग उड़ाने लगता है। उसकी पतंग सबसे बड़ी थी और सोने की जैसी चमक रही थी। सभी बच्चे आसमान में केवल बबलू की पतंग देख रहे थे। बबलू बहुत सारे बच्चों की पतंग काट देता है और खुशी से उछलने लगता है। बहुत दिनों बाद आज बबलू बहुत खुश हुआ था। एक पल के लिए तो वो भूल गया था कि वो भिखारी है। थोड़ी देर बाद एक बच्चा बबलू के पास आता है और बबलू से कहता है, तुम एक भिखारी लड़के हो, मैंने तुम्हें सड़क पर भीख मांगते हुए देखा था, फिर तुम्हारे पास सोने की इतनी बड़ी पतंग कहाँ से आ गई? ये सुनकर बबलू हैरानी से कहता है, सोने की पतंग? नहीं, ये पतंग सोने की नहीं हो सकती। ये पतंग तो मुझे कल रात रास्ते में मिली थी। तब वो बच्चा कहता है, मैं एक सुनार का बेटा हूँ, मेरे पापा बहुत बड़े सुनार हैं, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये पतंग सोने की है। तब भिखारी बबलू कहता है, तुम मुझे अभी अपने पापा की दुकान पर ले चलो। इसके बाद वो बच्चा बबलू को अपनी दुकान पर ले जाता है। बबलू अपनी पतंग उस बच्चे के पापा को दिखाता है और कहता है, अंकल क्या ये पतंग सोने की है? तब उस बच्चे के पापा कहते हैं, हाँ बेटा, ये पतंग तो सोने की है। इतना सुनकर बबलू खुशी से उछलने लगता है और बबलू सोने की पतंग उसी दुकान पर बेच देता है। पतंग बेचने पर उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। उन पैसों से बबलू अपनी एक बहुत बड़ी दुकान खोलता है और अपने दोस्त को भी अपनी दुकान में रख लेता है। और थोड़े ही दिनों बाद बबलू एक भिखारी लड़के से बहुत पैसे वाला लड़का बन जाता है। चाय पी लो पार्ट 2। आखिर हम इस स्टेशन पर बरसों बाद वापस आ ही गए। क्या सोचा था कि हम मुक्ति लेकर वापस चले जाएंगे। दीदी, मूर्ख था वो बूढ़ा आदमी और तांत्रिक जो हमें बोला कि हम अपने आप को मुक्ति दे दे, लेकिन अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और ना ही जाएंगे। वापस आए हैं तो तहलका तो मचेगा ही। तो चलो चाय पिलाएं पैसेंजर को, ट्रेन आने वाली होगी। रीता सीता दोनों बहनें वापस आ चुकी थीं। उनकी चाचा द्वारा हत्या करने पर अब भी आत्मा भटक रही थी और इस बार वो शक्तिशाली बनकर लौटी हैं। स्टेशन के लोग बेखौफ हो चुके थे। उन्हें चुड़ैलों के आने का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। तभी ट्रेन आती है और दोनों चुड़ैलें इंसानी भेष में आकर चाय बनाने लगती हैं। रीता, चाय में अच्छे से अदरक कूट के डाल, लोगों को पिलाना जो है। हाँ दीदी, अच्छे से कूट रही हूँ मैं, बिल्कुल। चलो चाय देने चलें। इस तरह दोनों चाय देने के लिए ट्रेन के अलग अलग डिब्बों में चली जाती हैं और कहती हैं, चाय ले लो, चाय, चाय वाला, चाय 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 ले लो, ताजा ताजा अदरक वाली मसाला चाय। अरे बहन, जरा मुझे चाय देना। जी ये लीजिए, पी लीजिए। अजी जरा मुझे भी 2 कप चाय दे दीजिए। ये लीजिए आपकी 2 कप चाय। जैसे ही ट्रेन में बैठे लोग वो चाय पीने जाते हैं कि अचानक से ट्रेन के दरवाजे बंद हो जाते हैं और ट्रेन चलने लगती है। साथ ही उसकी लाइट जलने बुझने लगती है। बैठे हुए लोगों को कुछ समझ नहीं आता और वो कहते हैं, अरे ये अचानक से ट्रेन के सारे दरवाजे अपने आप कैसे बंद हो गए और लाइट भी जल बुझ रही है। ये क्या हो रहा है?
विक्रम, मुझे डर लग रहा है। तुम डरो मत, ये लो चाय पियो। जैसे ही मानुषी चाय पीती है तभी वो चुड़ैल उन दोनों का गला पकड़कर कहती है, माफ करना, लेकिन तुम ये चाय तो इस ट्रेन में बैठकर पी ही नहीं पाओगे। पर तुम सबको पता है, ये चाय मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी। छोड़ो हमें। अरे कौन हो तुम? क्यों तुमने हमें इस तरह से जकड़ लिया है? जाने दो हमें। देखो, मुझे छोड़ दो, वरना मैं पुलिस से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। तू करेगी मेरी कंप्लेंट? मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगी, तब करेगी ना। ये कहते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। सभी लोग चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। चुड़ैल, ये कैसे हो सकता है? तुम कौन हो और हमें क्यों मारना चाहती हो? अभी तुमने खुद ही तो बोला कि मैं चुड़ैल हूँ, फिर भी पूछ रहे हो। और तू पुलिस को कंप्लेंट करेगी? हाँ, आजा, तुझे पहले सटकाऊं। देखो हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। ये कहते ही चुड़ैल उन दोनों को मार देती है और फिर ट्रेन में बैठे बाकी लोगों को भी मार डालती है। दूसरी ओर चुड़ैल रीता लोगों को चाय पिलाकर मार रही थी। तभी ट्रेन में बैठा एक आदमी कहता है, तुम पागल हो? अरे क्यों निर्दोष मासूम लोगों को तुम मारे जा रही हो? आखिर इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। इस तरह चुड़ैल चाय पिलाकर लोगों को मार रही थी, लेकिन कुछ लोग गर्मी के कारण चाय नहीं खरीद रहे थे। तभी ट्रेन के बाहर खड़े होकर सीता एक औरत को चाय देते हुए कहती है, चाय ले लो, चाय 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 बोलो, चाय चाय। अरे बहन जी, चाय ले लो, मसाला चाय है। अरे इतनी गर्मी में कौन चाय पिए? मुझे नहीं पीनी चाय, गर्मी से बुरा हाल है। अभी चाय पिलाती हूँ तुझे। ये कहते ही चुड़ैल अपने जादू से बारिश का नकली छलावा करती है, जिससे वो लोगों को अपनी जहरीली चाय पिला पाए। ये देखिए, बारिश आ गई है, अब तो आपको चाय पीनी पड़ेगी। मौसम भी बरसात का हो गया है। ठीक है, 2 कप चाय दे दो। चुड़ैल उसे चाय बेच देती है। वहीं उसकी बहन भी लोगों को बारिश का छलावा कर अपनी जहरीली चाय पिलाती है। चाय लीजिए, चाय बारिश के सुहाने मौसम में चाय पी लीजिए। अरे भाई साहब, चाय ले लीजिए। बारिश के मौसम में ट्रेन में बैठकर कुल्हड़ वाली चाय नहीं पी तो बारिश का क्या मजा। अरे क्या मेरे सिर के पास खड़े होकर चाय चाय कर रही हो? नहीं पीनी चाय मुझे। चाहे बारिश आ जाए या बाढ़, मुझे नहीं पीनी चाय। चाय तो तुझे पीनी ही पड़ेगी, चाहे मुझे उसके लिए जबरदस्ती ही क्यों न करनी पड़े। ऐसा कहकर चुड़ैल उस आदमी को जबरदस्ती चाय पिलाकर अपनी जहरीली चाय से उसे मार डालती है। कुछ दिनों से लोगों की मौत हो रही थी और लोगों की मौत होने पर प्लेटफॉर्म पर पकौड़े बेचने वाला आदमी सोचते हुए कहता है, आखिर स्टेशन पर बरसों बाद आज मौत का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। आखिर लोगों को कौन मार रहा है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। कुछ दिनों तक किशन पकौड़े को बेचने के बहाने से ट्रेन में नजर रखता है। तभी उसकी नजर 2 ऐसी औरतों पर जाती है जो कि चाय पिलाते वक्त बड़ी खुश हो रही थीं। आंटी जी, चाय पी लीजिए। नहीं बेटा, मैं चाय नहीं पी सकती, मैं सिर्फ शुगर फ्री चाय पीती हूँ। देखिए आंटी, बाहर बारिश का मौसम बहुत अच्छा है, आप एक बार मेरे हाथ की चाय तो पीकर देखिए, ज्यादा चीनी नहीं है इसमें। बेटा पी लेती, लेकिन अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे जबरदस्ती चाय पिलानी पड़ेगी बुढ़िया। अरे दीदी, क्या सोच रही हो? एक झटके में चाय पिला दो इस बुढ़िया को। बचाओ बचाओ, ये दोनों चुड़ैल मुझे मार डालेंगी। अरे बाप रे बाप, ये दोनों चुड़ैलें ही इस ट्रेन में अब तक लोगों को चाय पिलाकर मार रही थी। अगर मैं भी गया तो ये भी मुझे भी मार डालेंगी। मुझे कुछ करना होगा। किशन चुपके से स्टेशन पर जाता है और लोगों को कहता है, अरे मेरी बात सुनो, जितने भी लोग हो सुन लो, कोई भी 2 औरतों के हाथ से ट्रेन में चाय मत पीना, तुम लोगों को मार डालेगी चाय पिलाकर। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कोई भी चाय मत पीना, क्योंकि वो दोनों चुड़ैल हैं। क्या ट्रेन पर 2 चुड़ैल सरेआम घूम रही है? अब क्या होगा, कैसे बचेंगे हम? हाँ, कौन बचाएगा हमें? आप सब ध्यान से सुनिए, ये तो मैं नहीं जानता कि कैसे बचेंगे, पर वो अपनी चाय जरूर पिलाती है, इसलिए कोई भी उन दोनों चुड़ैलों के हाथ से चाय मत पीना। इस तरह किशन आग की तरह ये बात सभी लोगों को फैला देता है, जिससे चुड़ैल लोगों को ट्रेन में जाकर चाय पिलाने की कोशिश भी करती है तो कोई भी व्यक्ति उसके हाथ की चाय नहीं पीता। सुनिए, चाय पी लीजिए।
अरे धन्यवाद, अभी तो आपने मुझे चाय पिलाई थी, फिर से आ गई। अच्छा ठीक है। अरे भाई साहब, आप चाय पी लीजिए। अरे नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं पीनी, अब थोड़ी देर बाद आना। आज तो किसी ने भी चाय नहीं पी, सब बहाने बना रहे हैं, लेकिन इन लोगों को अपनी जहरीली चाय पिलाकर मार ही डालूंगी। दीदी, मुझे पता चल गया है कि लोग चाय क्यों नहीं पी रहे। दीदी, पकौड़े बेचने वाले ने सबको हमारे बारे में बता दिया, इसीलिए कोई भी आज चाय नहीं पी रहा है। उसकी ये मजाल, अभी बताती हूँ। तभी दोनों किशन को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचकर कहती हैं, ओहो, तो वो तू है जिसने मेरे किए किराए पर पानी फेरा है। तूने ही सबको हमारे बारे में बताया है ना? हाँ, मैंने ही बताया है। ये जो निर्दोष लोगों के साथ कर रही हो, बहुत गलत कर रही हो। तुझे ज्यादा चर्बी चढ़ गई है ना, मार डालेंगे अब हम तुझे और तेरे परिवार को भी। देखो, मैं नहीं जानता तुम ये सब क्यों कर रही हो, पर गलत कर रही हो। जरा उनके परिवार, उनके बच्चों के बारे में सोचा है तुमने, जिन्हें तुमने अपनी जहरीली चाय के लिए मौत के घाट उतार दिया? अरे तुमने न जाने कितने बच्चों को अनाथ किया है और न जाने कितने परिवार तबाह किए हैं तुमने। तुम चाहो तो मैं लोगों की झूठी खबर कहकर फैला दूंगा कि तुम्हें वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वादा करो इसके बाद तुम यहाँ से चली जाओगी। शायद तुम सही कह रहे हो, हमें लोगों को नहीं मारना चाहिए था। हमें अपनी गलती का पछतावा हो गया। हम दोनों बहनें यहाँ से जा तो रहे हैं, लेकिन वापस लौटकर जरूर आएंगे और मेहनत से चाय बेचेंगे। ये कहते ही दोनों चुड़ैल चली जाती हैं।